ये एक महत्वपूर्ण समय में हुआ है। जो समय एक तो ऐतिहासिक किसान आंदोलन के बाद नई परिस्थितियों में किसान आंदोलन को फिर से संगठित होना है और हमें उसमें अपनी अग्रिम भूमिका को तय भी करना है। दूसरा, देश के सामने जो हमने बताया था कि एक बड़े संकट के दौर में हम लोग जा रहे हैं, एक राजनीतिक संकट के दौर में जा रहे हैं और भारत के लोगों को आज़ादी की लड़ाई के दौर में जो हमारे पुरखों को लड़ाई लड़नी पड़ी थी, शायद उससे बड़ी कठिन लड़ाई के लिए हम लोगों को तैयार होना है। तो इस लिहाज से आज का ये जो कन्वेंशन 2 दिन का जो वर्कशॉप हम लोगों का है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस तरीके के जो संयुक्त वर्कशॉप होते हैं उससे हम लोगों को, जो हम हैं तो एक ही धारा के लोग, एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन हम अलग अलग संगठनों से एक जगह आए हैं। तो हमको एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के साथ चलने में इससे सुविधा होती है और अपने साझा कार्यक्रम तैयार करने में इससे जो है हमको मदद मिलती है। आज इस दोनों दिन के कार्यक्रम के बाद जो आप लोगों ने तय किया है कि आप आने वाले समय में एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेंगे, आप आने वाले समय में मिल करके राज्य के अंदर एक बड़ा अधिवेशन करेंगे, बड़ा सम्मेलन करेंगे, जिससे महाराष्ट्र के किसान आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए आप लोग रास्ता तैयार करेंगे। महाराष्ट्र की धरती जो है ये किसान आंदोलन के लिए एक चर्चित धरती भी रही है और आप लोग ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि एक तो जो सुबह मैंने बताया था आपको कि गुरु गोविंद सिंह ने यहीं के नांदौड़ से अपने एक शिष्य को भेजा था, जिन्होंने पहली बार इस देश के अंदर भूमि सुधार कानून को लागू किया और आम खेती करने वाले किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया। तो वो इतिहास इसका है। और आज़ादी के बाद का हम लोग जानते हैं कि हरित क्रांति के बाद जब व्यावसायिक खेती की तरफ लोग बढ़े तो देश के अंदर एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ था और उस बड़े किसान आंदोलन में महाराष्ट्र और पंजाब और कर्नाटका, ये 3 ऐसे राज्य थे जिन राज्यों ने एक बड़ा रोल निभाया था। और वो जो है जो किसान आंदोलन थे, वो किसान आंदोलन दरअसल में जो लागत में मुनाफे को जोड़ने के लिए एक किस्म से आंदोलन थे। शरद जोशी उसके एक बड़े प्रवक्ता थे, बड़े नेता थे, इसी महाराष्ट्र से आते थे, जो एक बड़े अधिकारी थे, बड़ी नौकरी छोड़ करके इस फील्ड में आए थे और महाराष्ट्र के अंदर कांदा किसानों के सवाल को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत की, उनके आंदोलनों में शामिल हुए और देखते देखते देश के एक बड़े चर्चित नेता बने। आज जिन सवालों को लेकर के देश का किसान लड़ रहा है, या पिछले दिनों आपने देखा कि दिल्ली के अंदर जो बड़ा मोर्चा हम लोगों ने देश भर के किसानों ने लगाया, तो वो मोर्चा क्या था? वो मोर्चा था कि हम खेती के कॉर्पोरेटीकरण को रोकना चाहते हैं, हम इस देश के किसानों के हाथ में उन जमीनों को रहने देना चाहते हैं, हम जो उदारीकरण की नीतियों के चलते इस देश के अंदर WTO के दबाव में जो कॉर्पोरेटीकरण की नीतियां आ रही हैं, जिसमें हमारी खेती, हमारे अन्न का भंडारण और उसका जो बाजार है चंद हाथों में देने की जो कोशिशें हैं, षड्यंत्र है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 80 के दौर में जब दुनिया में गेट वार्ताएं चल रही थी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के अंदर कुछ वैश्विक संस्थाओं का जन्म हुआ और उन वैश्विक संस्थाओं के जन्म के बाद तमाम देशों की अपनी एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के वचन दिए गए
और एक ऐसा माहौल बना कि फिर कोई देश दूसरे देश पर सीधा जाकर के राज नहीं कर सकता है, जैसा अंग्रेजों ने आकर के भारत पर किया। तो अब अगर सीधा हम जो है साम्राज्यवादी जो देश थे, बड़े जो औद्योगिक देश थे, उन लोगों ने देखा कि अब इन नई परिस्थितियों में हम दूसरे देशों पर सीधा कब्जा करके शासन नहीं कर सकते, तो फिर इन देशों को हम कैसे अपने शोषण का शिकार बनाएं। तो उसके लिए उन्होंने एक जाल बुना, और वो जाल क्या था, उन्होंने कहा कि हम आपस में ऐसा करते हैं कि जो हमारे उत्पादन है उद्योगों के, इन उत्पादनों को एक दूसरे के देश में लाने ले जाने की खुली छूट दे देते हैं कि हम आपके देश में ले जाके अपना माल बेचेंगे, आप हमारे देश में आके अपना माल बेचो। तो ये जो बड़े औद्योगिक राष्ट्र थे, उन औद्योगिक राष्ट्रों ने ये अपनी एक जो है जो साम्राज्यवादी देश थे, बड़े औद्योगिक राष्ट्र थे, उन्होंने अपने आपस में एक ऐसी सहमति बनाई, और इस सहमति के बाद उन्होंने ये वाला अब एक दूसरे के साथ खुला व्यापार वाला शुरू किया। और उसको करने के बाद उन्होंने दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखो इससे हम लोगों को कितना फायदा हो रहा है, इसलिए इसमें तुम भी शामिल हो जाओ। और इसके लिए गैट वार्ताओं की दुनिया के अंदर शुरुआत की गई। तो जब वो गैट वार्ताओं की शुरुआत हुई, और उस गैट वार्ताओं में जब हमारे जैसे जो अर्धविकसित अविकसित देश थे, उन सारे देशों को वो औद्योगिक देश जब न्योता देने लगे कि आओ तुम भी आओ गैट वार्ताओं में, तो हम जैसे जो वामपंथी संगठन थे, हम लोगों ने उन साजिशों को देख लिया था, समझ लिया था, और हम लोगों ने विरोध किया कि भारत को इन गैट वार्ताओं में शामिल नहीं होना चाहिए। जबकि वो सपना दिखा रहे थे कि देखो आओ यहाँ गैट वार्ताओं में शामिल हो, और उसके बाद हम सब एक दूसरे के लिए अपने दरवाजे खोलेंगे और तुम जो है फायदे में रहोगे। तो जब हम विरोध इस बात का कर रहे थे कि ये एक किस्म से जैसे चिड़ियों को फंसाने के लिए दाना फेंक करके जाल बिछाया जाता है, ये साम्राज्यवादी और औद्योगिक देश ऐसा ही जाल बिछा रहे हैं हम गरीब और पिछड़े देशों को फंसाने के लिए। तो इस जाल में हमको नहीं फंसना है। हम लोग अपनी सरकारों से मांग कर रहे थे कि आप इन वार्ताओं में मत जाओ। लेकिन ठीक उसी समय शरद जोशी जी, भूपेंद्र सिंह मान, जिनको अभी सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी में रखा था, वो अपना नाम वापस ले लिए थे। हम लोगों के विरोध के बाद जब हमने कहा हम नहीं मानते इस कमेटी को, तो उस कमेटी के सारे लोग, और खास करके भूपेंद्र सिंह मान, शरद जोशी और भूपेंद्र सिंह मान बहुत बड़े उस समय चेहरे थे किसान आंदोलन के, भारत में फार्मर आंदोलन के। और तब तक जो है जो महेंद्र सिंह टिकैत की किसान यूनियन तब तक सामने नहीं आई थी। ये दो ही बड़े चेहरे थे, और तीसरे नंदुजा स्वामी है क्या कर्नाटक वाले, तो ये तीन बड़े चेहरे थे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरी उम्र बेशक कम थी, लेकिन मैं चूंकि संगठन के कामकाज में बहुत छोटी उम्र से लग गया था, तो उन बैठकों में इन लोगों के साथ मैं खुद भी शामिल रहा हूँ, जिन बैठकों में शरद जोशी, भूपेंद्र सिंह मान ये समझाते थे कि हमारी सरकार को गैट वार्ताओं में जाना चाहिए। दुनिया के दरवाजे जब हमारे लिए खुलेंगे, हम किसानों का उत्पाद दुनिया के बाजार में जाएगा, तो दुनिया में हमको ऊंचे दाम मिलेंगे, और ऊंचे दाम मिलेंगे तो भारत का किसान खुशहाल होगा। हम लोग इसको विरोध करते थे उन मंचों पर, और हम लोग कहते थे उन ज्वाइंट बैठकों में कि भाई ये जो है भारत की खेती किसानी की बर्बादी का रास्ता होगा, ये भारत के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो छोटे उद्योग हैं उनकी बर्बादी का रास्ता होगा, इसलिए इस तबाही के रास्ते पर हमको नहीं जाना है। तो ये दो रास्तों का संघर्ष 80 के दशक में ही किसान आंदोलन के अंदर शुरू हो गया था, और ये WTO के बनने के समय तक रहा। WTO जब 1996 में बना, तो उस समय भी WTO में शामिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर बड़ी बहसें हिंदुस्तान में थी। हम लोगों ने डट करके इसका विरोध किया, लेकिन भारत की सरकार ने WTO में शामिल होने का फैसला उस समय ले लिया था। कांग्रेस की सरकार थी, उसने फैसला ले लिया, और WTO ने 3 साल का समय भारत को दिया कि वो जो है WTO की नीतियों को लागू करने के लिए ऐसा माहौल बना अपने देश के अंदर। तो WTO की जो नीतियां हैं हमारे देश में, वो लागू हुई 2000 से। तब तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार
एनडीए की सरकार यानी भाजपा के नेतृत्व में ही एक सरकार केंद्र की सत्ता में आ चुकी थी। उस सरकार ने डब्ल्यूटीओ के दबाव में दो बड़े नीतिगत फैसले लिए। एक तो ये था कि 1100-1200 के आसपास कुछ ऐसी आइटमें थी हमारे देश की जिसमें 700 से ऊपर थे कृषि उत्पाद और बाकी थे लघु उद्योगों के उत्पाद। इनको लेकर के भारत में तब तक एक कानून बना हुआ था जिस कानून को कहते थे मात्रात्मक प्रतिबंध कानून, यानी कि विदेशों से हम मात्रात्मक प्रतिबंध आयात पर जो है हमने लगाया था। उस मात्रात्मक प्रतिबंध का मतलब ये था कि जिस चीज को हम अपने देश के अंदर पैदा कर रहे हैं और वो अगर हमारी जरूरत पूरी कर रहा है तो हम उसका विदेशों से आयात नहीं करेंगे। अगर कोई उत्पादन हमारे देश की जरूरतों से हमारे पास कम हो रहा है तो हम उसका उतना ही उत्पादन करेंगे, आयात कराएंगे जितनी हमारी अपनी जरूरत हो। तो इसको कहा जाता था मात्रात्मक प्रतिबंध कानून। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पहला काम क्या किया? उन्होंने पहला काम ये किया कि उस मात्रात्मक प्रतिबंध कानून को हटाना शुरू किया और 2-3 किस्तों में उन्होंने उन सारी आइटमों को आयात पर जो प्रतिबंध उन पर लगा हुआ था मात्रा के हिसाब से उसको हटा दिया, खुली छूट दे दी कि बाहर से चीज़ों का आयात यहाँ होना शुरू हो जाए। तो ये एक बड़ी साजिश थी साम्राज्यवादी देशों की, क्योंकि साम्राज्यवादी देशों ने, बड़े औद्योगिक देशों ने अपने किसानों को वहाँ एक तो क्या है वहाँ की स्थिति आपको जान लेनी चाहिए। अमेरिका था तो अमेरिका में जो है 40% समझ तो होगा आप लोगों को, जल्दी तो नहीं है, नहीं जल्दी नहीं आप बोलिए। तो 40% किसान थे पहले अमेरिका में। और जब अमेरिका में कृषि के क्षेत्र में पूंजीवाद का विकास हुआ, पूंजीवाद का प्रवेश हुआ, तो आज अमेरिका के अंदर 2% आबादी भी किसान नहीं है। 2% से कम आबादी आज किसान है, यानी 40% में से 38% को खेती से बाहर कर दिया गया पूंजीवाद के जो है वहाँ खेती में प्रवेश से। तो अब वहाँ बड़े बड़े फार्म हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के 1 लाख एकड़, 2 लाख एकड़, 50,000 एकड़ का। और जो आबादी वहाँ पहले खेती करती थी, जिसके पास जमीन थी, जो जमीन के मालिक थे, अब वो उन कृषि फार्मों के बाहर कतार लगा करके खड़े रहते हैं। वो जो है कतार लगा करके खड़े रहते हैं रोजगार की मांग को लेकर के। लेकिन चूंकि वो बड़े फार्म हैं, अब उनमें बड़े पैमाने पर जो वो है खेती है वो आधुनिक कृषि यंत्रों से होती है। जैसे उसमें अगर खेत में दवा का छिड़काव करना है तो मैनुअल लेबर की ज़रूरत नहीं है, मजदूर की ज़रूरत नहीं है। हेलीकॉप्टर से जो है या आपके जो ड्रोन है उनसे जो है दवाओं का छिड़काव होगा। आपका पानी का जो है देना है तो उसके लिए पूरा सिस्टम उनका जो है लगा हुआ है जो पानी कराएगा। मशीनों से ही उसकी कटाई हो रही है, मशीनों से ही बुआई हो रही है, यानी मैनुअल लेबर की बहुत कम ज़रूरत अब वहाँ पर रह गई है और खेती जो है वो आधुनिक मशीनों से होती है। लेकिन बावजूद इसके वो खेती भी बहुत घाटे की है। भारत में जो किसानों को सब्सिडी सरकार देती है, अमेरिका की सरकार अपने किसानों को उस खेती में टिकाए रखने के लिए हमसे 200% ज़्यादा सब्सिडी देती है। यानी इतनी सब्सिडी देती है कि वो अगर फ्री में भी अपने अनाज को भारत जैसे देशों में भेजें तो उन किसानों की वो भरपाई वहाँ की सरकार पहले ही कर देती है। और इसी तरीके से वो दुग्ध उत्पादन में, पशुपालन में जो लोग लगे हुए हैं उनको भी वो इतना सब्सिडी देते हैं कि वो पशुओं का जो पूरा पालन पोषण है वो सरकार की सब्सिडी से ही उनका हो जाता है। इसलिए वो बहुत कम कीमत पर जो है वो अपने दुग्ध उत्पादों को ऐसे देशों में जो है सप्लाई करते हैं। तो ये सप्लाई क्यों कर रहे हैं? ये सप्लाई इसलिए कर रहे हैं, अभी वो सब्सिडी अपने किसानों को इसलिए दे रहे हैं कि हमारे जैसे देशों में अभी जमीन बड़े पैमाने पर जो है वो गरीब लोगों के हाथ में है। जैसे भारत के अंदर जो खेती है अभी 55% हमारी जो आबादी है भारत की वो सीधा खेती करती है
और ये जो हमारी आबादी खेती करती है, इसमें से भी 85% ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास 2 एकड़ के आसपास जमीन है। 85% ऐसी हमारी आबादी है, 2 हेक्टेयर के आसपास, यानी 5 एकड़ से कम जिनके पास जमीन है। तो हमारी जो खेती है वो बाजार के लिए नहीं हो रही है, जबकि पूंजीवाद क्या करता है? पूंजीवाद तो हर उत्पादन को बाजार के लिए करता है। हम किसके लिए कर रहे हैं? हमारी 75% आबादी अभी भी जो उत्पादन कर रही है खेती में, हम हर चीज पैदा कर रहे हैं अपने खेत में। हम सरसों भी पैदा कर रहे हैं, गेहूं भी पैदा कर रहे हैं, धान भी पैदा करते हैं, आलू भी, मिर्च भी, हल्दी भी, धनिया भी, कांदा भी, लहसुन भी। कोई चीज ऐसे हम सोचते हैं कि हमको बाजार से कुछ ना लेना पड़े, बाजार से हमको उतना ही लेना पड़े जो हमारे खेत में नहीं हो रहा है। तो हम अपने परिवार की आजीविका को चलाने के लिए उत्पादन कर रहे हैं, बाजार के लिए नहीं। बाजार में हम वही देते हैं जो हमारी जरूरत के बाद बचता है। अगर नहीं बचता है तो हम बाजार में नहीं देते हैं। तो हमारी बड़ी आबादी जो है इससे अपनी आजीविका चला रही है। लेकिन दुनिया के अंदर अभी क्या हो रहा है? दुनिया के अंदर ये हो रहा है कि खेती के क्षेत्र में बड़ी कंपनियों की नजर लगी हुई है। बड़ी कंपनियों की नजर इसलिए लगी हुई है कि बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि खेती और अन्न के जो बाजार है उस पर जो है उनका एकाधिकार हो जाए, उनका कब्जा हो जाए। उसके लिए मल्टीनेशनल कंपनियां भी मैदान में हैं, उसके लिए भारत की कंपनियां भी मैदान में हैं। तो इसको मैं थोड़ा बाद में बताऊं। तो इन्होंने जो मैं बता रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पहले ही मात्रात्मक प्रतिबंध जो हटाया, उसके चलते क्या हुआ कि भारी सब्सिडी पर जो उत्पादन करने वाले औद्योगिक देश हैं उनके देशों से धान, गेहूं, दालें, तमाम चीजें, तेल, सब कुछ जो है भारत बड़े पैमाने पर सस्ते में आयात होने लगा। जब सस्ते में आयात होने लगा और हमारे यहाँ हमारी लागत बढ़ती गई। भारत में हमारी जो है WTO के शर्तों के अनुसार सरकार सब्सिडी ज़्यादा नहीं दे सकती थी। जिन मदों में वहाँ की सरकारें सब्सिडी देती हैं, हमारी सरकार उन मदों में सब्सिडी नहीं देती है। और जिन मदों में हमारी सरकार सब्सिडी देती है उन पर WTO ने प्रतिबंध लगा रखा है। WTO कहता है आप इसमें जो है सब्सिडी नहीं दोगे। तो इसके चलते क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारी सब्सिडियाँ कम होती गई, हमारी लागत बढ़ती गई। कंपनियों का कब्जा, क्योंकि अमेरिकी पैटर्न पर हमारी खेती को ले जाने की जो कोशिशें थी हरित क्रांति के जरिए, उसके जरिए क्या हुआ कि कंपनियों का धीरे धीरे हमारी कृषि में प्रवेश हो गया। हमारे जो अपने परंपरागत बीज थे सजोए हुए, ज्यादा उत्पादन के नाम पर सरकार ने हमको कंपनियों के बीज की तरफ जो है लालच दिया और हमने अपने बीज खत्म कर दिए, हम कंपनियों के बीज पर निर्भर हो गए। सरकारों ने जो कीटनाशक और खाद हम परंपरागत रूप से इस्तेमाल करते थे, बल्कि हमारे बीजों पर, हमारी फसलों पर उतना कीटों का हमला भी नहीं होता था। तो सरकार ने बीजों के मामले में हमको कंपनियों पर निर्भर किया ही किया। उसके बाद अति उत्पादन के नाम पर खाद और दवाइयों के लिए भी उन कंपनियों पर हमको निर्भर कर दिया। आज क्या हालत है? हमारे जो भारत का बीज बाजार है वो दुनिया का 6ठे नंबर का बीज बाजार है और हमारे बीज बाजार के 75% हिस्से पर 2 अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा हो गया। 2 अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बीज हमारे 75% बाजार को जो है बीज बाजार को निकल गया है। और जब किसी कंपनी का एकाधिकार हो जाता है किसी चीज पर, तो वो एकाधिकार क्या करता है? आप देखिए, आप जाइए बाजार में, आप जाते भी होंगे, आज शिमला मिर्च का अच्छी क्वालिटी का बीज तलाशिए, आपको 1500 रुपए का 10 ग्राम का पैकेट मिलेगा। 1500 रुपए का 10 ग्राम का पैकेट। आपने उसका किलो का हिसाब नहीं लगाया, आप लगा लीजिए, अगर 10 ग्राम 1500 रुपए का है तो किलो हो गया 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख रुपया किलो का शिमला मिर्च का बीज वो कंपनियां हमको बेच रही हैं आज, और हमारे बीजों को खत्म कर दी। जो गोभी, जो टमाटर हमको सड़कों पर फेंकना पड़ता है सही कीमत नहीं मिलने के कारण, उसका बीज जानते हैं आप क्या भाव लेते हैं बाजार से? आपको शायद जो है क्या भाव मिलता होगा? 225 रुपये 10 ग्राम का पैकेट, 250 रुपये 10 ग्राम का पैकेट, 300 रुपये 10 ग्राम का पैकेट जो अच्छे बीज है। और उसका क्या भाव हो गया? 25,000 रुपये से लेकर के आपका जो है 80,000 रुपये किलो, 1 लाख रुपये किलो तक।
आप हमको टमाटर का बीज बेच रहे हैं, गोभी का बीज बेच रहे हैं, क्योंकि आपने जो है हमारे बीज खत्म कर दिए और कंपनियों का उस पर एकाधिकार हो गया। तो ये जो बड़ा खेल है कि कंपनियों का धीरे धीरे एकाधिकार करना, अभी आप देखिए भारत में जैसे पानी पर भी धीरे धीरे कंपनियों का एकाधिकार होता जा रहा है। और अब जो है, जब हम छोटे थे उन दिनों हम लोग देखते थे कि कुछ जो है सफ़ेद चमड़ी वाले लोग विशेष बसों में बैठ के जा रहे हैं, बोतल का पानी पी रहे हैं। तो हम लोग पूछते थे बड़ों से कि भाई ये बोतल का पानी क्यों पी रहे हैं? तो कहते थे ये विदेशी लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं और इनको भारत का पानी सूट नहीं करता, इसलिए ये बोतल का पानी पीते हैं। आज कहा जा रहा है किसी को सूट नहीं, भारत वालों को भी भारत का पानी सूट नहीं करेगा, सब बोतल का पानी पियो, सब घर में जो है आरओ लगाओ, तो तभी आपको सूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये क्या, ये पानी पर कंपनियों का एकाधिकार है। और वो एकाधिकार को और देखिए, 20 रुपए की बोतल आपको जनरल मिल रही है, लेकिन आप एयरपोर्ट पर जाइए, आज आपको पता है कि एयरपोर्ट इन्होंने कंपनियों को बेच दिए हैं, कंपनियों को लीज पर दे दिए हैं। अब आप किसी एयरपोर्ट पर जाइए, मैं गया एयरपोर्ट पर जो है, जब यहीं आ रहा था मैं पिछली बार चुनावों में, तो मुझे प्यास लगी, एयरपोर्ट पर भागे भागे पहुंचा, कहीं जो है जहाज छूट ना जाए, तो प्यास लगी, मैंने कहा भाई पानी दे दो। आधा लीटर की बोतल मुझे 60 रुपए में दी मुझे, क्योंकि वहाँ पर बाहर वालों को पानी बेचने की इजाज़त नहीं है। वो एयरपोर्ट अब एक कंपनी के नियंत्रण में है और वो कंपनी की ही इजाज़त से वहाँ स्टॉल लगते हैं, और वो स्टॉल जो है 60 रुपए में आधा लीटर, यानी 120 रुपया लीटर एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि कंपनी का एकाधिकार हो गया। बाहर वाला पानी नहीं दे सकता जो घूम करके आपको 20 रुपए की बोतल बेचेगा, और कंपनी आपको वही पानी 120 रुपए का जो है लीटर के भाव से आपको बेच रही है। ये है एकाधिकार जब किसी कंपनी का हो जाता है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसके चलते क्या हुआ कि जो सस्ते अनाज इसलिए भारत में जो है भेजे जाने लगे, बाहर के सस्ते उत्पादन भारत में इसलिए भेजे जाने लगे ताकि वो जो है अभी भारत के बाजार को, भारत जैसे देशों के कृषि बाजार को, दुग्ध बाजार को वो जो है अपने शिकंजे में ले लें, अपने कब्जे में ले लें। और उसके बाद धीरे धीरे जब वो अपने कब्जे में ले लेंगे, जब लोग मजबूर हो जाएंगे घाटे की खेती से ज़मीन छोड़ करके भागने के लिए, जब लोग मजबूर हो जाएंगे घाटे के पशुपालन से जो है वो पशुपालन को छोड़ने के लिए, तो धीरे धीरे कंपनियां मार्केट में आएंगी और कंपनियों का जो है फिर एक एकाधिकार हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए तो दूसरा काम इस सरकार ने क्या किया, दूसरा काम ये किया कि वायदा कारोबार को कृषि उत्पादों के लिए, कृषि बाजार के लिए खोल दिया। कृषि उत्पादों का जो व्यापार है उसके लिए वायदा कारोबार के दरवाजे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने खोल दिए। अब ये वायदा कारोबार क्या होता है इसको भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे लोग आमतौर पर किसान को पता नहीं होता है कि क्या है। वायदा कारोबार ये है कि बिचौलिए होते हैं और बड़े पैमाने पर सामान को, वो अन्न को या कृषि उत्पादों को स्टॉक करने वाली कंपनियां होती हैं या फूड प्रोसेसिंग वाली कंपनियां होती हैं, यानी कि जो है अन्न से, सब्जियों से, फलों से कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो कंपनियां होती हैं जिनको बड़े पैमाने पर जो है साल भर के लिए स्टॉक अपना करना होता है, तो उनके बिचौलिए बाजार में काम करते हैं। अब अभी हमारा जो है एक किस्म से जो आने वाली फसल हमारी होगी वो क्या होगी, ज्वार बाजरा होगा, हमारा जो है धान होगा। तो अब धान और ज्वार बाजरा जब हमारा बाजार में होगा, अभी हमारा गेहूं कट रहा है, जब हमारा गेहूं खेतों में बोया जा रहा था उसी समय इस गेहूं का सौदा हो गया है जो आज बाजार में जा रहा है, इस गेहूं का उसी समय सौदा हो गया। तो क्या होता है उसमें, बिचौलिए को स्टॉकिस्ट और जो फूड प्रोसेसिंग कंपनियां होती हैं, जैसे वो होती है आपका आटा मिल हो गई, राइस मिल हो गई, कोई जैम जेली बनाने वाली कंपनी हो गई, इस टाइप की जो जूस बनाने वाली कंपनियां हो गई, वो सब जो है ऑर्डर देंगे। वो किसको देंगे, वो बिचौलिए से कहेंगे कि भाई हमको इतना माल चाहिए, आप, हाँ दलाल, आप दलाल जो होता है वो उसको कहेंगे हमको भाई फसल 4 महीने बाद बाजार में आएगी, 3 महीने बाद आएगी, हमको इतना माल चाहिए। वो बोलेगा मिल जाएगा, वो बोलेगा क्या भाव मिलेगा,
वो बोलेगा भाई ये भाव मिलेगा, वो भाव हम अपना मोल तोल करेंगे। सामान भी सामने नहीं है, गेहूं नहीं है, कांदा नहीं है सामने, और जो खरीदने वाला है उसने पैसा भी नहीं रखा है सामने। बिना पैसे का, बिना माल का वायदे पर सौदा होगा, इसको बोलते हैं वायदा कारोबार। अब उनमें वायदा हो गया, बिचौलियों को पता है कि मेरे से स्टॉकिस्ट ने इतना लेना है, कंपनी ने इतना लेना है, इस भाव पर लेना है, और कंपनी को गारंटी हो गई कि मुझे अब इतना माल जो है इस भाव पर मिल जाना है। अब दोनों निश्चिंत हो गए, लेकिन किसान को अभी पता नहीं है, शेतकारी को अभी पता नहीं है। अब शेतकारी जब उसका फसल तैयार हुई और वो जब बाजार में लेके जाता है, तो बाजार में वो लेके गया, तो अब बाजार में जो आड़ती हैं, बिचौलिए हैं, सब जो है नहीं भाई नहीं, अभी तो मांग ज़्यादा नहीं है, नहीं भाई नहीं, अभी तो भाई इस भाव का देना है तो दो, नहीं तो बाजार तो बड़ा ढीला है। अब शेतकारी वहाँ 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, उसका तो खर्चा बढ़ रहा है मंडी में पड़े। तो लास्ट में वो क्या करता है, अगर उसको थोड़ा बहुत लागत मिल जाती है तो वो औने दाम पर बेच के आ जाता है, और नहीं मिलता है तो कई बार वो गुस्से में जो है सड़क पर फेंक करके आ जाता है। तो ये होता है वायदा कारोबार का खेल। तो ये जो वायदा कारोबार के लिए दरवाजे खोले कृषि फसलों के, ये 2003 में जो है उसने अटल बिहारी सरकार ने खोले। और आप ध्यान करिए 2005 से हम लोगों का गोभी, कांदा, टमाटर, लहसुन सड़कों पर फेंकना शुरू हो गया 2005 से। उससे पहले सड़कों पर हमको नहीं फेंकना पड़ता था, हमको मटर के खेत जो है खेत में ही जोतने पड़ गए, हमको आलू के खेत जो है ऐसे ही आलू को खेत में सड़ाना पड़ गया। ये किसकी वजह से हुआ? ये वही वायदा कारोबार की वजह से हुआ कि हमको जो भाव मिलना था वो बाजार में वायदा कारोबारी ऐसा माहौल बना देते हैं कि हमारी लागत से बहुत कम पर हमारे माल को फिर खरीदते हैं, और अंततः हमको जो है हमारी घाटे की खेती उसके बाद बढ़ने लगी। और आपको ध्यान होगा कि 2005 के बाद ही किसान इतने घाटे में जाने लगे कि किसानों की आत्महत्या का सिलसिला बहुत तेजी से शुरू हुआ पूरे देश में। ये जो बड़े पैमाने पर आत्महत्या करने को किसान मजबूर हुए वो WTO के दबाव में बनी हुई इन 2 नीतियों के कारण हुई। तो इस बात को हमको जो है समझ लेना चाहिए कि यही भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी को, जिनको बहुत अच्छा प्रधानमंत्री प्रचारित किया जाता है, जिनको ये कहा जाता है कि भाई वो उनसे बढ़िया सरकार तो आज तक कोई रही नहीं थी। उसके बाद अब मोदी तो खैर अपने को उनसे भी श्रेष्ठ बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये काम किया। और आपने देखा होगा कि उसके बाद ही हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है देश की, जो छोटे उद्योग धंधे थे, वो छोटे उद्योग धंधे हमारे धीरे धीरे बंद होने लगे, उनके उत्पाद बाहर से आने लगे, और अंततः जो है बेरोजगारी हमारी जो है लगातार फिर बढ़ने शुरू हो गई। तो ये है वो जो WTO में शामिल होने का और गेट वार्ताओं में शामिल होने का जो पक्ष लिया था शेतकारी संगठना ने, इसी महाराष्ट्र से शरद जोशी जी ने और पंजाब से भूपेंद्र सिंह मान ने, जिसका हम लोगों ने उस समय विरोध किया था कि ये जो है, और मैं खुद उन मीटिंगों में मौजूद रहा हूँ, हमने कहा था अपने संगठन की ओर से, पार्टी की ओर से, कि ये हमारे देश के किसानों शेतकारी की बर्बादी का रास्ता है, ये खेती की तबाही का रास्ता है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तबाही का रास्ता है, ये अंततः इस देश की तबाही का रास्ता है, हमको इस पर नहीं जाना है। लेकिन शरद जोशी जी मजबूती से उसके पक्ष में रहे। उस समय किसान आंदोलन के वही चर्चित नेता थे। भूपेंद्र सिंह मान मजबूती से सरकार के पक्ष में रहे, और उन लोगों को समय की सरकारों ने उसका पुरस्कार भी दिया, किसी को किसी आयोग का अध्यक्ष बनाया और एक को राज्यसभा में भेजा। आप सब इस बात को जानते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में किसान आंदोलन की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन हम जिस परंपरा के हैं, हम जो है और पुरानी परंपरा के हैं। हम राजे रजवाड़ों के दौर से, मुगल साम्राज्य के दौर से, अंग्रेजी साम्राज्य के दौर से जो आदिवासियों के विद्रोह हुए, जो भूमिहीन गरीबों बटाईदारों के विद्रोह हुए, जो बिना खेत की मलकियत के जो बड़ा हिस्सा यहाँ था, उनके जो समय समय पर विद्रोह हुए, हम उनके वारिस हैं।
हम उनके वारिस हैं जिन्होंने इस देश के अंदर जो है एक नए भारत को बनाने का सपना देखा था, जिस भारत की बागडोर मजदूर किसानों के हाथ में रहे। हम उनके अंदर आज जो पूरा किसान आंदोलन हो रहा है, उस किसान आंदोलन के अंदर भी ये दोनों धाराएं मौजूद हैं। एक धारा तो अभी कॉर्पोरेटीकरण के खिलाफ है, WTO के खिलाफ है, क्योंकि उसके दुष्परिणाम अब उस धारा ने देख लिए हैं। लेकिन वो फांसीवाद के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। वो इस देश के अंदर मजदूर किसानों की ताकत बढ़े, उनकी राजनीतिक दावेदारी बढ़े, वो इसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि जो बड़ा फार्मर है आज भी इस आंदोलन के अंदर, वो नहीं चाहता है कि ये आंदोलन मजदूर किसानों के राजनीतिक विकल्प के निर्माण की तरफ बढ़े, उनकी राजनीतिक दावेदारी की तरफ बढ़े। क्योंकि वो जानता है अगर ये लड़ाई, ये आंदोलन उस दावेदारी की तरफ बढ़ता है तो उनका आज भी जो वर्चस्व है खेती के क्षेत्र में, वो वर्चस्व जो है टूट जाएगा, जिसको वो तोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसको वो बचाए रखना चाहते हैं। तो ये हम लोगों का जो है पूरा रोल अभी भी संयुक्त मोर्चे में और इस पूरे किसान आंदोलन में है। एक बात और जो ध्यान देनी है वो ये है कि आज के दौर में देखिए, अभी हम लोगों ने जितना भी इतिहास पढ़ा उसमें पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हम लोगों ने पढ़ा, और वो विश्व युद्ध बड़े आर्थिक संकटों के दौर से जब दुनिया गुजरी, बड़ी मंदी की दौर से जब दुनिया गुजरी, तो उस दौर में दुनिया के अंदर अपने बाजार का विस्तार करने के लिए वो विश्व युद्ध लड़े गए साम्राज्यवादी ताकतों की ओर से, बड़े औद्योगिक राष्ट्रों की ओर से। लेकिन आज के दौर में हमने अपनी आंखों के सामने दो बड़ी मंदियों को देख लिया है। 2008 हमने देखा पूरी वैश्विक मंदी का दौर, और 2020 ये कोविड के दौर में हमने देखा पूरा विश्वव्यापी मंदी का दौर। और इस मंदी के दौर को जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इस मंदी के दौर में विश्व युद्ध तो नहीं हुए, लेकिन क्या हो रहा है, इन मंदियों से जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन लोगों ने एक सबक सीखा। उन्होंने क्या सबक सीखा कि दुनिया में जब बड़ी मंदियां आएंगी, जब संसाधन ज्यादा से ज्यादा उनके हाथ में आ जाएंगे और लोगों की इनकम कम हो जाएगी, तब शायद बीच बीच में आने वाली मंदियों में उनकी जो फैक्ट्रियां हैं, उसके जो उत्पाद हैं, उसका बाजार खत्म हो जाएगा, उसकी मांग खत्म हो जाएगी। लोग कार के बिना रह लेंगे, लोग फ्रिज के बिना रह लेंगे, AC के बिना रह लेंगे, लोग अच्छे कपड़े के बिना रह लेंगे, लोग बेफजूल की जो घूमने फिरने को यात्राएं करते हैं उसके बिना रह लेंगे। जरूरत पड़ेगी बिना घर के भी रह लेंगे। जरूरत पड़ेगी अगर उनके पास नहीं है कुछ बनाने के लिए, वो बिना कपड़े पहने भी जी लेंगे। लेकिन जब तक मनुष्य इस धरती पर है, जब तक इस धरती पर मानव जीवन है, तब तक अन्न और पानी का बाजार हमेशा जिंदा रहेगा। क्योंकि उसको अब जिंदा रहने के लिए अन्न और पानी पर निर्भर रहना होगा। तो अन्न और पानी का बाजार, हर बाजार की डिमांड कम हो जाएगी, अन्न और पानी के बाजार की डिमांड कभी कम नहीं होगी। इसलिए जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे हमारे देश की हैं, चाहे वो दुनिया की हैं, अब उनकी निगाहें दुनिया की जमीन पर हैं, अब उनकी निगाहें दुनिया की खेती पर हैं, अब उनकी निगाहें दुनिया के अन्न के बाजार पर और दुनिया के पानी पर हैं। वो इसको अब अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं ताकि वो दुनिया के लोगों को अपने इशारे पर नाचने के लिए मजबूर कर सकें। ये अब एक बड़ा खेल है और इसी खेल को अंजाम देने के लिए WTO जो है वो तमाम सरकारों पर ये दबाव दे रहा है कि वो ऐसे कृषि कानूनों को लेकर के आए, जो कृषि कानून ऐसी नीतियां कृषि क्षेत्र में लेकर के आए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ से जमीनें निकले और वो चंद बड़े कॉर्पोरेट लोगों के हाथ में आ जाए। जो खुदरा बाजार है वो खुदरा बाजार चंद कॉर्पोरेट लोगों के हाथ में आ जाए। और इस तरीके से जब पूरी दुनिया में ये हो जाएगा तो उसके बाद न अमेरिका के किसानों को सब्सिडी मिलेगी, न दुनिया के और औद्योगिक देश के किसानों को सब्सिडी मिलेगी, बल्कि तब वो हो सकता है कि आपके लिए अन्न इतना जरूरी हो जाए कि सोने से ज्यादा भाव कभी अन्न का आपसे वसूल हो।
क्योंकि तब नियंत्रण उनके हाथ में होगा। जैसे मैंने बताया कि जब एक बीज, जो जिस बीज को हम अपने घर में सजोते थे 1.5 लाख रुपया किलो, वो उस बीज को हमको बेच रहे हैं, तो कल वो अन्न जो है हमारी थाली में, उनको अगर मुनाफा मिलेगा तो वो अन्न हमारी थाली में देंगे, उनको मुनाफा नहीं मिलेगा तो आपको पता है, अभी बात हो रही है, गडकरी जी कह रहे हैं कि भाई हम अन्न से जो है शराब बनाएंगे, हम अन्न से इथेनॉल बनाएंगे जो है, ताकि गाड़ियां उस इथेनॉल से चलें। तो कल को अगर खेती पर एकाधिकार उन कंपनियों का हो गया और भंडारण की क्षमता भी उन कंपनियों के हाथ में चली गई, तो क्या होगा? वो खेती से अनाज पैदा करेंगे, अपने अन्न के भंडार में रखेंगे, वो अपने अन्न के भंडार के बगल में शराब और इथेनॉल की फैक्ट्री भी लगा के रखेंगे। अगर उसको आपके थाली में भोजन देने से ज़्यादा मुनाफा होगा, वो आपके बाजार में अन्न भेजेंगे, नहीं तो गोदाम से उठा करके उसके इथेनॉल और शराब बनाएंगे और उससे ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। क्योंकि कॉरपोरेट तो मुनाफे के लिए काम करता है, कॉरपोरेट के अंदर कोई मानवीय मूल्य नहीं होते हैं। एक किसान है जिसके अंदर इतने मानवीय मूल्य हैं कि वो जानता है कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन में न सिर्फ मेरे परिवार का हिस्सा है, बल्कि चिड़ियों का भी हिस्सा है, जानवरों का भी हिस्सा है, चींटियों का भी हिस्सा है, सबका हिस्सा उसमें है। वो ये मान करके चलता है और इसलिए वो हर किसी का हिस्सा उसमें से देता है। वो ऐसा नहीं है कि वो सब बटोर करके अपने अंदर रख देगा। लेकिन किसी कॉरपोरेट के हाथ में अगर उत्पादन आ गया तो क्या वो चिड़ियों को दाना डालेगा बरसात में? क्या वो चींटियों को जो है दाना डालेगा? वो चींटियों को और चिड़ियों को दाना नहीं डालेगा। ये सिर्फ एक किसान कर सकता है घाटे की खेती के बावजूद। तो इसलिए ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है आज जो लड़ी जा रही है भारत के अंदर, ये लड़ाई है कि खेती पर, संसाधनों पर, जो प्रकृति के दिए हुए संसाधन हैं, इन संसाधनों पर बड़े कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियों का कब्जा होगा या ये संसाधन आम आदमी के हाथ में रहेंगे। और इसलिए जो हम लोगों जैसी जो रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टियां होती हैं, जो कहती हैं कि हमको इस देश के अंदर क्रांति करनी है, हमको इस देश के अंदर मजदूर किसानों का राज स्थापित करना है, तो क्यों करना है? हम ये मानते हैं कि प्रकृति से जो कुछ हमको मिला है, ये जमीन मिली है, ये पानी मिला है, ये हवा मिली है, इस पर सबका बराबर का हक है। इस पर, इस पृथ्वी पर जो भी चीजें पैदा हुई हैं, जो भी जीव पैदा हुए हैं, सबका हक है, सबको जो है उसका बराबर का हक है। इसको हड़प करके चंद लोगों को अपनी संपत्ति बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए धन और धरती बट के रहेगी, जो हमारा पुराना नारा होता था, ये नारा इसीलिए था कि धन और धरती पर चंद लोगों का जो है कब्जा ना रहे, ये जो है सब लोगों में को जो है उसका बराबर का हक मिले। एक ऐसी दुनिया बनाने का सपना हम लोगों का है और उसी सपने को लेकर के हम लोगों को अपनी जिन लड़ाइयों को हम लड़ते हैं, हम ट्रेड यूनियन फ्रंट पर काम करते हैं, हम किसान फ्रंट पर काम करते हैं, हम आदिवासी फ्रंट पर काम करते हैं, हम उनकी मांगों को लेकर के लड़ते हैं। लेकिन सिर्फ मांगों को लेकर के अगर हम लड़ते रहे और कुछ कुछ मांगे हासिल करते रहे तो इससे जो है सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, आप लड़ रहे हैं, लड़ लीजिए भाई, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करके कुछ कुछ आप ले भी लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क तब पड़ता है जब आप राजनीतिक दावेदारी अपनी पेश करते हैं, उसको फर्क तब पड़ता है जब आप राजनीतिक चुनौती उसको देते हैं। तो हमको ये राजनीतिक चुनौती बनना है इन आंदोलनों के साथ। हम जिन आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे हैं उन आंदोलनों में हमको एक राजनीतिक चुनौती देनी है इस सत्ता को। हमको इस व्यवस्था के सामने अपना राजनीतिक दावेदारी प्रस्तुत करनी है। हम इस धारा के हैं, हमको ये राज बनाना है, ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। और जब हम ये नहीं भूलेंगे तो हर आंदोलन के अंदर से फिर हम क्रांतिकारी तत्वों को तलाशेंगे। क्रांतिकारी तत्वों को, जो अगुआ तत्व है, अगला अगुआ विचारों के, जैसे आप सब हैं, आप महाराष्ट्र के अंदर इस क्रांतिकारी विचारधारा के सबसे अगुआ लोग हैं। आप लोगों को ही उस क्रांति का नेतृत्व करना है जो क्रांति आने वाले समय में धन और धरती पर सबको बराबर का हक देगी, जो क्रांति भविष्य में एक ऐसी दुनिया बनाएगी जिस दुनिया के अंदर मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के सारे रूप खत्म होंगे,
तो ये सपना अगर हमारा साथ साथ काम करता है और उस सपने को लेकर के हम फिर और संगठन की तैयारियां आगे करते हैं, तो तभी हम आने वाले समय में फांसीवादी ताकतों के साथ मुकम्मल लड़ाई लड़ पाएंगे और तभी हम जो है इस लड़ाई को एक क्रांतिकारी जीत में जो है बदल पाएंगे। तो ये तो मेरी मुख्य बात थी जो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ जब अगर समय है तो थोड़ा शेयर किया जाए। बाकी जो संयुक्त किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा आप सब जानते हैं कि तरह तरह के संगठन हैं, तमाम धाराओं के लोग हैं। उसके अंदर बीजेपी आरएसएस की धारा के लोग भी हैं। जो शिव कुमार कक्का जी हैं, उनका जो संगठन है भारतीय किसान संघ, वो जो है बीजेपी आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है। इसके अंदर तमाम धाराओं के हैं, जो कम्युनिस्ट धाराओं में भी जो है हर धारा के लोग हैं। इसमें जो है मतलब एनजीओ सेक्टर के लोग भी हैं। आपके यहाँ से आप जानते ही हैं, जैसे प्रतिभा सिंधे जी भी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, योगेंद्र यादव हैं, ये सब एनजीओ सेक्टर के लोग हैं। तो मेधा पाटकर का थोड़ा सा है उसी की, लेकिन इनसे थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि वो मैं देखता हूँ इस मूवमेंट में कि उनकी पोजीशन एकदम इनकी तरह नहीं रहती है, वो थोड़ा बैलेंस करके चलने वाली हैं, क्योंकि एक लंबी लड़ाई का भी उन्होंने नेतृत्व किया है और कुछ कुछ चीज़ों को बीच बीच में समझते भी हैं, लेकिन है उसी धारा की। तो ये हर धारा के लोग हैं और इसलिए इस संयुक्त किसान मोर्चे में बड़ी खींचातान चलती रहती है। हम लोगों को जबरदस्ती घुसना पड़ा इस आंदोलन में। जब किसान मुक्ति यात्रा चल रही थी तो सीपीएम ने हम लोगों को नहीं बुलाया। सीपीएम शुरू से उसमें था, सीपीएम का किसान सभा, और उन लोगों ने हम लोगों को नहीं बुलाया। लेकिन जो ही हम लोगों को पता चला कि एक ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है, हम लोग एक जीप करके, एक गाड़ी करके किराए की, और उसमें बैठ करके, और एक टीम हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं था, हम लोग चल दिए। प्रेम सिंह जी थे और 2-3 लोग थे, तो हम लोग चल दिए और चल करके हम लोगों ने उस यात्रा का हिस्सा बनना तय कर लिया। हम लोग उनके साथ चलते रहे। तो शुरू में तो थोड़ा हम लोगों को किनारे किनारे जैसे करने की कोशिश करते थे, लेकिन पूरी यात्रा में वो 10,000-12,000 किलोमीटर की यात्रा रही पूरे देश में, और उसमें जगह जगह हमारे साथियों ने भी जो है योगदान किया। उस समय यहाँ भी एक यात्रा चल रही थी, क्या है, सुकाणु समिति एक बनी थी, और यहाँ भी यात्रा चल रही थी। बल्कि नासिक में हम लोगों की मुलाकात भी हुई कामरेड से, तो सुकाणु समिति की भी यात्रा उस दौर में चल रही थी। तो वो यात्रा में जब जगह जगह हम लोगों को भी लोगों ने देखा, हमारे रोड को देखा, तो एक मजबूरी हो गई कि AIKSCC में हम लोगों को लिया गया, और उसके बाद एक रोल हम लोगों ने उसमें निभाना शुरू किया। तो लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर जद्दोजहद चलती रहती है। आदिवासियों के सवाल, महिला किसानों के सवाल, भूमिहीन गरीब किसानों के सवाल, बटाईदार किसानों के सवाल, खेत मजदूरों के सवाल और मछुआरों के सवाल, ये सब जो किसानों की विभिन्न श्रेणियाँ, इन श्रेणियों की मांगों को उसमें शामिल कराने के लिए, उस एजेंडे में शामिल करने के लिए हम लोगों को बड़ी लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी। और उसमें फिर धीरे धीरे अन्य वामपंथी संगठनों ने भी जो है हम लोगों के स्वर में स्वर मिलाना शुरू किया, और एक बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद ये सारे एजेंडे उस जो है एजेंडे में शामिल हुए हैं। अभी पूरा जो मोर्चा चला, आंदोलन चला, बाहर से देखने के लिए और ऐसे भी एक सामूहिक समझ उसमें बनती जाती थी, लेकिन अंदर बैठकों में चूंकि हम लोग लगातार रहते थे तो अंदर बहुत घमासान होता था, और उस घमासान के बाद फिर फैसले होते थे, और उस फैसले को फिर सामूहिक रूप से लागू करने की तरफ बढ़ा जाता था। लेकिन ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते से पहले क्योंकि सरकार भी चाहती थी कि ये आंदोलन जो है कैसे टूटे, कैसे वापस हो, और एक प्रेशर, तो इस आंदोलन के अंदर से ही कुछ नेता जो हैं उस दौर में हम लोगों ने देखा कि वो सीधा गृह मंत्रालय के साथ डायलॉग में है, और एक हिस्से को जो है रॉ के नेता डायलॉग में रखे हुए थे ताकि कैसे जो है एक भूमिका बनाई जाए। और बीच में तो ऐसा हो गया था कि शायद जो है
आंदोलन वापस होगा और कुछ मांगों, एक आध मांगे सरकार मांगेगी और बाकी को ऐसे ही पेंडिंग में रखा जाएगा। लेकिन उसका काफ़ी विरोध हुआ और विरोध होने के बाद उसको फैसले को नहीं होने दिया गया, उसको अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया गया। तो ये जद्दोजहद चलती रही। अब चुनाव बहुत नज़दीक आ गया, पंजाब के संगठनों का भी एक दबाव पड़ने लगा कि भाई जो है आप इसको हल करिए, क्योंकि चुनाव में हम टिक नहीं पाएंगे, हमको चुनाव में लौटना है। और सरकार पर भी एक दबाव था कि अगर आंदोलन चलता रहता है तो शायद यूपी में उसको संकट का सामना करना पड़ेगा। और इसलिए सरकार ने अचानक एक फैसला लिया तीनों कानूनों को वापस लेने का, जिसकी उम्मीद किसी को भी संयुक्त किसान मोर्चे में नहीं। तो वो जब वापस सरकार ने ले लिया तो उसके बाद ये हुआ कि भाई चलते हैं, एक माहौल बन गया वहाँ कि भाई अब चलो हो गया। लेकिन ये हुआ कि भाई सरकार ने घोषणाएं की है, लिखित में तो कुछ दिया नहीं है, तो सरकार पहले लिखित में दे। और यही नहीं, जब हम 3 कानूनों के लिए यहाँ आए तो उसके बाद लोगों पर इतने मुकदमे दर्ज हुए हैं, इतने लोग शहीद हुए हैं, इनको लेकर के भी सरकार के साथ जो है किसी समझौते पर जाना होगा, उससे पहले नहीं उठना होगा। तो ये जब बातें आई तो फिर अंत में फैसला इसी पर हुआ। उसके बाद ये हम वहाँ मोर्चे पर टिके रहे। अंततः सरकार ने एक लिखित समझौता हम लोगों के साथ किया और उसके बाद पंजाब में कुछ संगठन चुनाव में चले गए, किसान संगठन। तो इधर हुआ यह है कि अभी किसान जो संयुक्त मोर्चा है, पिछली जो बैठक उसकी हुई है 14 मार्च को, उसमें 2 अलग अलग मीटिंगें हुई हैं एक ही जगह पर। विभाजन हो गया संयुक्त मोर्चे में, और क्योंकि एक हिस्सा जो ये एनजीओ सेक्टर वाला था और इनके साथ जो दर्शन पाल वगैरह लोग थे, इन लोगों ने कहा कि भाई जो चुनाव जिन लोगों ने लड़ा है उनको संगठन से जो है मोर्चे से बाहर किया गया है, इसलिए आप जो है इनके साथ हम बैठक नहीं करेंगे। और जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था वो पहले ही जाकर के हॉल में कब्जा करके वो बैठक शुरू कर चुके थे। तो फिर इन्होंने बाइकाट किया और ये बाहर आकर के एक पैरेलल मीटिंग किए। ये पहली बार हुआ, क्योंकि झगड़ा विवाद संयुक्त मोर्चे में हमेशा होता रहता था, लेकिन वो अंदर ही होता था। बाहर जब आते थे तो सामूहिक फैसला लेकर के आते थे। लेकिन इस बार योगेंद्र यादव ने और उनके साथ डॉक्टर सुनीलम भी थे, उनके साथ डॉक्टर दर्शन पाल भी थे। इन तीनों लोगों की जिद के कारण जो अंदर का विवाद होता था वो बाहर आ गया ओपन में, और इन्होंने बाहर आकर के पैरेलल मीटिंग की और पूरी मीडिया में ये चीज़ें चली गई। तो ये हुआ है। लेकिन हम लोगों ने एक बात कही है कि देखिए, पंजाब के संगठन चाहे वो उन्होंने चुनाव लड़ा हो या अन्य भी ढेर सारे लोग इस मोर्चे में हैं जो चुनाव लड़ते हैं, कुछ चुनाव नहीं लड़ते हैं, कुछ बाइकाट करते हैं। सबकी अपनी अपनी राजनीतिक दिशा है, राजनीतिक लाइन है। लेकिन हम कुछ कॉमन मुद्दों पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए कोई चुनाव लड़ता है कि कोई बाइकाट करता है, इसका जो है मोर्चे से कोई मतलब नहीं है। मोर्चा जिन साझा मुद्दों को लेकर के बना है उसी पर बना रहना चाहिए, और इसलिए इसको लेकर के ब्रॉडर यूनिटी होनी चाहिए। और हमने उन लोगों की इस बात को लेकर के निंदा की जिन्होंने पंजाब के उन किसान संगठनों को, जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा करने में, इस ऐतिहासिक आंदोलन को लड़ने में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत बड़ा रोल अदा किया है, उनको जो है जो निकालने की बात कर रहे हैं। इसलिए हम उसके पक्ष में नहीं हैं। और हम लोगों का अभी भी ये जो वो है, जो कोशिश है वो ये है कि आने वाले समय में सारे किसान संगठन मिल करके फिर आगे की कोई रणनीति को बनाएं। लेकिन जो आने वाले समय में जो किसान आंदोलन के एजेंडे बनेंगे, उन एजेंडों में बड़ा एजेंडा, जिसको मैंने आपको कहा भी कि एक तो ये वाला है कि भाई जो MSP गारंटी का कानून, एक तो ये एक बड़ा मुद्दा आने वाले समय में किसान आंदोलन का बनेगा। दूसरा जो मुद्दा होना है वो आदिवासियों वनवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा। और तीसरा जो मुद्दा बनेगा वो है बटाईदार किसानों को किसान का दर्जा देना। ये राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप कहें तो ये 3 इशू जो है हमारे देश लेवल के हैं किसान आंदोलन के, अब जिन पर अगले चरण में जो है आंदोलन हो सकता है।
लेकिन पिछला जो आंदोलन था, देखिए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब ने अगुवाई की, और एमएसपी के सवाल पर पंजाब अगुवाई नहीं करेगा, पंजाब आपको साथ देगा, क्योंकि पंजाब हरियाणा में तो ऑलरेडी एमएसपी मिलती है। तो अब अगर एमएसपी की लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन का एजेंडा बनाना है और इसके इर्द गिर्द फिर अगर एक बड़े किसान आंदोलन को देश के अंदर खड़ा करना है, तो उसकी अगुवाई अब पंजाब और हरियाणा से बाहर सोचना होगा। और ये शायद हमारे पास एक अच्छा मौका है, हम जैसे लोगों के पास, कि हम लोग बिहार और महाराष्ट्र को इसके केंद्र में तब्दील करने के लिए योजना बनाएं। हम आने वाले समय में ये योजना बनाएं कि अगले चरण में जो किसान आंदोलन होगा उसका नेतृत्व, उसकी अगुवाई बिहार और महाराष्ट्र से हम लोग करें, और हम लोग इस तरीके से जो है एक नए आधार पर फिर किसान आंदोलन को आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए हम लोगों को अब आने वाले समय में कोशिशें अपनी तेज करनी है। अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, थोड़ा राजनीतिक माहौल अभी बदला हुआ है, लेकिन इसी बीच हमको अपने सांगठनिक जो कामकाज हैं, जो पूरे आंदोलन के दौर में छूटे हुए थे, इन सांगठनिक कामकाज को हमको बढ़ाना है। आप लोगों का एक एजेंडा संगठन भी था, ये अच्छा है कि हमको ये सांगठनिक कामकाज को बढ़ाना है। ऐसे ही वर्कशॉप हमको जगह जगह कैडर के करने होंगे, हमको अपनी सदस्यता का विस्तार करना होगा। यहाँ भी हमको, जैसे अब ये जो आदिवासी बेल्ट में हमारा काम है महाराष्ट्र में, हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका और विस्तार करें। हम जो है जो सीपीएम के भी कामकाज के इलाके हैं, अगर वहाँ भी हम थोड़ा संपर्कों को तलाश सकें और थोड़ा अपने विस्तार को जो है, क्योंकि रिश्तेदारियाँ नातेदारियाँ तमाम एक एक गांव से दूसरे गांव, एक इलाके से दूसरे इलाके में होती हैं सबकी, तो ऐसे संपर्कों के जरिए हमको थोड़ा जो है और विस्तार की तरफ जो है जाना होगा। पूरे महाराष्ट्र लेवल पर संगठन का विस्तार किसानों के बीच, आदिवासियों के बीच हो, और बिहार के अंदर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम बड़े पैमाने पर जो है वहाँ किसान संगठन को खड़ा करें, आंदोलन की शुरुआत करें। वहाँ झारखंड में भी हमारे साथियों ने इस साल के अंत तक 2 लाख की सदस्यता का लक्ष्य रखा है किसान महासभा का। अभी उन्होंने राज्य सम्मेलन किया है, मेरे ख्याल 50,000 से ऊपर शायद सदस्यता उनकी हो गई थी, तो उन्होंने 2 लाख सदस्य बनाने का टारगेट लिया है झारखंड में भी। और झारखंड में इस टारगेट के साथ जो है थोड़ा एक बड़े किसान संगठन के रूप में हम लोग वहाँ बढ़ेंगे। देश भर में एक आदिवासी संघर्ष मोर्चा भी हम लोगों का बना है, उसमें विभिन्न राज्यों से जो है आदिवासी इलाकों में जो कामकाज है उसको भी एकजुट करने की कोशिश हो रही है। तो इन मोर्चों पर अगर हम लोग अपने कामकाज को थोड़ा विस्तारित करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी आप लोग आने वाले समय में जिस संयुक्त जाहिरनामा या घोषणा पत्र जिसको आप कह रहे हैं उसको जारी करते हैं, और एक सम्मेलन यहाँ राज्य स्तरीय जो है तीनों संगठन मिल करके करें और मिल करके एक जो है बड़ा मंच यहाँ पर बनाने की कोशिश करें। हम लोगों का तो प्रस्ताव यह है कि ऑल इंडिया किसान महासभा का राष्ट्रीय सम्मेलन इस साल प्रस्तावित है, और हम तो चाहेंगे महाराष्ट्र के साथियों से कि आप देश भर के किसान नेताओं को यहाँ बुलाइए। यहाँ जो है अगर राष्ट्रीय सम्मेलन होता है तो मुझे लगता है कि जो हम सोच रहे हैं कि बिहार और महाराष्ट्र को किसान आंदोलन के नए केंद्र के रूप में और संयुक्त किसान मोर्चे के नए केंद्रक के रूप में हम लोग खड़ा करें, तो इसकी दिशा में आगे बढ़ने में हम लोगों को मदद मिलेगी। तो इतनी बात मुझे आप सब लोगों से कहनी थी। बहुत लंबा आपका समय ले लिया, आप सबका धन्यवाद।